हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आके हम लोग बच्चों लेक्चर 36 पर, लेक्चर 35 तक हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन की बच्चों पूरी थ्योरी समझ ली है। जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लेवल पे आपको समझने चाहिए, हम लोगों ने बच्चों सब कुछ पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा है भी नहीं इस लेवल पे। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं है। आज के इस लेक्चर से हम लोग ये आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एचसी वर्मा सर की बुक, आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम कंस्टेंट है। मैं यही कराता रहूँगा तो पता चला 100 लेक्चर इसी के बन जाएंगे। मैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी या इन सब बुक्स के मुझे लग रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को और समझाने में मदद करेंगे, मैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो आज बच्चों हम लोग जल्दी से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं है ये, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि हाँ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉल्व करेंगे। चलो, बहुत बातें हो गई, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ये एनसीईआरटी जो 2019 का एडिशन है उसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहा है, जल्दी से समझते हैं। गिवन होगा यहाँ पर, ये गिव क्या होता है, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। अच्छा, गिव सही है यार, बेकार में इंग्लिश करेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें कह रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का एक्टिंग ऑन। पहला क्या है क्वेश्चन, इसी के अंदर का सब पार्ट, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। भैया कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी आप लोगों को पढ़ाई होगा, अगर कांस्टेंट है स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब जो नेट फोर्स है उसके ऊपर कितनी है, ज़ीरो। तो पहले वाले में क्या होगी, ज़ीरो फोर्स होगी भाई। ठीक, ये तो सॉल्व हो गया तुरंत। ये बच्चों थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है दूसरा पार्ट इसका, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। याद करो बच्चों, हम लोगों ने एक लेक्चर में ये सब समझा नहीं था, फिंगर डिप्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था, हालांकि ये फ्लोटेशन और ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर भी आप समझ जाओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, या यहाँ इस केस में कॉर्क ही है, ठीक है, वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, फ्लोट करने का मतलब है एक तरीके से वो इक्विलिब्रियम में है, ना आगे पीछे जा, बस वो रुका हुआ है। ठीक है, नेट फोर्स इसका मतलब इस पर कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं भाई, नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब जो ग्रेविटी की वजह से इसका वेट है, और इसके ऊपर लगने वाली बायंसी, बायंसी क्या होती है वो सब आपको थोड़ा बहुत पता है, वो सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तभी तो फ्लोट कर पा रहा है। अगर मान लो बायंसी उतनी नहीं लगेगी तो डूब जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया। तीसरा वाला क्या है, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। फिर वही बात है कि जब मोशन ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है, तो फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई यहाँ पर। ठीक है, स्टेशनरी है यहाँ, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो था ही। ठीक है, और फिर क्या है चौथा पार्ट, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। ऑब्वियसली बात है, रफ रोड और ये सब कंफ्यूज करने के लिए बोला जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब उस पर भी नेट फोर्स कितनी है, ज़ीरो। ठीक है, और ये पांचवा पार्ट क्या है, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई ऑब्वियस ही बात है, स्पेस में अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला जा रहा है कहीं, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द कह रहा है कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है, तो ग्रेविटेशन का भी सवाल नहीं उठता है, ना दूसरे इलेक्ट्रॉन है जो इसको रेपेल कर पाए, या प्रोटॉन है जो उसको अट्रैक्ट कर पाए, तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है इस पर भी नेट फोर्स कितनी है, ज़ीरो है। ये बहुत सिंपल सा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ आने के लिए अच्छा है कि भाई नेट फोर्स, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कब फोर्स लगेगी कब नहीं लगेगी। इसको देख लो एक बार। ठीक है, तो ये तो बच्चों एक हो गया थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन। अब आता है मेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये उसी बुक का क्वेश्चन नंबर 5.9 है, यानी 9th क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। ठीक है, एक रॉकेट है जिसका मास है 20,000 kg। 20,000 kg का मतलब होगा 20 टन, क्योंकि एक टन में 1000 kg होते हैं।
ठीक है। तो 20,000 kg इसका मास है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -2 का मतलब है कि ऊपर पावर में लगा हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर की तरफ बच्चों जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट या फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा उसमें मत चले जाना कि सर ने रॉकेट इक्वेशन पढ़ाई थी, वो सब समझ में आया तो हो गई। यहाँ पर सिंपल सा न्यूटन लॉ लगाना है। क्या है कि भाई जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास है ये, तो इस पर वेट किधर लगेगा mg, नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थ्रस्ट जो होगी इसके ऊपर, थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तभी तो ये उसको आगे की तरफ धक्का देगा कि नहीं देगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स किसके डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन, तो वो कितना है ft। ft का मतलब क्या हो गया, थ्रस्ट। ठीक है, ft, लेकिन वेट तो नीचे की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थ्रस्ट है उसको दो चीज़ों, एक तो वेट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और उसको एक्सेलरेशन भी देना है। तो ये सब हम लोग यहाँ से समझ जाएंगे। ft हो गया ऊपर के डायरेक्शन में, माइनस mg हो गया नीचे के डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से थ्रस्ट फोर्स कितनी आ जाएगी, m कॉमन ले लो, g प्लस a, ये वैल्यू सारी पुट कर दो। m कितना है 20,000, ठीक है, g हो गया, g नहीं दे रखा है तो 10 ले लेना, ठीक है, प्लस a कितना है 5। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20,015, तो ये हो जाएगा 33 लाख हो जाएगा, तो यानी 3 इंटू 10⁵ न्यूटन, ये आंसर है। इसको देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्रस्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो गलत कर दिया तुमने, यहाँ पर वेट को कंसीडर क्यों नहीं करा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से बच्चों थोड़ा फिजिकली एक चीज समझने की कोशिश करा करो कि भैया ये जो थ्रस्ट है, अगर रॉकेट को एक्सेलरेट करना है ऊपर की तरफ तो थ्रस्ट के दो कंपोनेंट होने चाहिए। एक तो जो उसके वेट को नलीफाई करे, क्योंकि वेट भाई नीचे आ रहा है, तो एक तो हमको उसके अगेंस्ट में वर्क करना है, प्लस हमें इसको एक्सेलरेट भी करना है। तो देखो दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, G प्लस, देखा। चलो ये देख लिया आपने, इसको पॉज करके आप लोग अपने आप सॉल्व करने की पहले कोशिश करा करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जल्दी से, ये है 5.10, ठीक है, एक्सरसाइज का 2019 एडिशन का 5.10। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। तो भैया मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 0.4 kg, मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ। कि भैया ये जो बॉडी है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, अगर इसको आप नॉर्थ मानो, ठीक है, और क्या कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही, ठीक है, इनिशियली तो हमने u ले लिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। कह रहा है कि भैया ये जो बॉडी जा रही है इसके ऊपर साउथ की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है 8 न्यूटन की। ये क्या है आपका, ये है साउथ, ठीक है, तो इसको अगर हम प्लस मान लेंगे तो इसको माइनस मान लेंगे, मतलब डायरेक्शन वाइज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड, यानी कि ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है ये टोटल कितने टाइम के लिए लगेगा, ये लगेगा आपका फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है भाई, मतलब इसके बाद या इससे पहले नहीं लग रहा है फोर्स। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0, मतलब जिस समय इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, अगर हम उसको t इज इक्वल टू 0 मान ले और पोजीशन को x इज इक्वल टू 0 मान ले, क्योंकि आगे क्या दे रखा है, द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0 एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है कि t इज इक्वल टू 0 पे उसको x इज इक्वल टू 0 मानना है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन। और यहाँ पर बस दिक्कत बचा है क्या बच्चों, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 8 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हो गया आपका 8 न्यूटन का, मास हो गया आपका 0.4 इंटू ए,
इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स भी साउथ की डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा भाई इस डायरेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो जाना चाह रही, नॉर्थ में जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे के, तो एक टाइम के बाद हो सकता है रुक के फिर साउथ की तरफ जाना चालू कर दे, हो जाएगा कि नहीं। तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है कि भाई t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड पे उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप बात समझ गए, इसको एक बार पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज से सॉल्व कराता हूँ। तो भैया इसमें सबसे बड़ी बात तो एक ये है बच्चों, समझने वाली बात, कि क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि जो फोर्स लग रही है या ये जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो सिर्फ t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक है, क्योंकि फोर्स तो 30 सेकेंड तक लग रही है। तो यानी कि अगर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड लेंगे हम, यानी 0 से पहले, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से चल रहा है वो, क्योंकि इस टाइम पर उसके ऊपर कोई फोर्स, मान लो x इज इक्वल टू 0 था, ये यहाँ पर, ये कहीं t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे यहाँ पे था, तब वो चलता हुआ आ रहा था। किस स्पीड से चलता हुआ आ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड में आपको सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना, और कुछ नहीं करना। इसको देख लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या कह रहा है, बात समझते हैं। तो पहला इसका जो पार्ट है वो क्या है, t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे हमें पोजीशन पता करनी है। अब हमें पता है एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंस फोर्स इज ऑल्सो 0। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों ये वाला लगाऊँ वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा, तो स्पीड को ले सकते हो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अभी नॉर्थ की तरफ हम कंसीडर कर रहे हैं। ये वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है स्पीड की, सिंस स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है u, और जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है। तो ये वैल्यू 10 रख दो और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों यहाँ पर आती है एक दिक्कत, आप टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड तो रख दोगे, ठीक है, लेकिन -5 सेकेंड पूछा गया है, तो आप एक गलती ये मत करना कि यहाँ पर ऐसे माइनस दिखा देना। ठीक है, दिखाने को दिखा सकते हो, बहुत बुक्स में दिखा दिया जाता है, हालांकि इस माइनस का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप भी जानते हो कि निगेटिव में पूछा गया है, तो जो टाइम 0 पे पोजीशन उससे पहले की पोजीशन है, यानी साउथ की डायरेक्शन, तो वो दिखाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू -5, ये हो जाएगा माइनस का 50 मीटर, यानी कि यह हो गया आंसर कि t इज इक्वल टू 0 पर तो वो 0 पर है, क्या है देखो, t इज इक्वल टू 0 पर तो 0 पर है, लेकिन t इज इक्वल टू -5 पर वो कहाँ पर है, 50 मीटर, यानी इस पॉइंट से कहीं 50 मीटर साउथ की तरफ है। ठीक है, अब आप ये दिमाग लगाओगे, सर ये बताओ ये -5 सेकंड का क्या मतलब। बच्चों ये -5 सेकंड से रेफरेंस के लिए है कि जिस इंस्टेंट को हमने 0 माना है उससे 5 सेकंड पहले किस पोजीशन पे, एक्चुअल में -5 +5 कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये समझ गए होगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इतना आपको समझ में आ गया, कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। इसको देख लो एक बार, फिर दूसरा वाला पोर्शन करते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है भैया कि t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे हमको क्या बतानी है, पोजीशन बतानी। अब देखो यहाँ पर खेल हो गया, क्या खेल हो गया कि t इज इक्वल टू 25 पर बताने के लिए हमको 0 से ही बताना है, ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल पोजीशन से बताना है। तो 25 सेकंड में लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि फोर्स जो हमारी लग रही है वो 30 सेकंड के लिए लग रही है और 0 से 30 सेकंड लग रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सिंस t इज इन बिटवीन 0 एंड 30, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बच्चों कितना है, एक्सेलरेशन है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों ले लिया यहाँ पर, माइनस क्योंकि यहाँ पर साउथ लिख रखा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ देखो, साउथ की तरफ दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया। ठीक, अब ये बताओ अगर एक्सेलरेशन हो रहा हो और इनिशियल स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी हो, तो फाइनल पोजीशन पता करने के लिए आपके पास एक तरीका है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो 0 दे रखी है, तो फाइनल जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, ut + हाफ at² लगा दोगे कि नहीं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10,
टाइम कितना है आपका 25 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर बच्चों -20 लेना, गलती मत कर देना, इंटू टाइम 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x आ जाएगा, इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो 250, ये हो जाएगा -10 इंटू 25 स्क्वायर। तो ये बच्चों x की वैल्यू मैंने सॉल्व करी है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, -6000 मीटर। इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगी -6 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। देखा कितना आसान है क्वेश्चन। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किस टाइम इंटरवल में फोर्स लग रही है और किस में नहीं लग रही। देखो बच्चों, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस क्या है, हम अपनी बुद्धि अगर ज़्यादा लगाने लगते हैं तो अभी वो गलत हो जाते हैं। जैसा क्वेश्चन दे रखा हो वैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट थोड़ा सा, उसमें एक दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। देखो इसको पहले, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में बच्चों ये कह रहा है कि भैया आपको जो है पोजीशन निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है, जब टाइम 100 सेकेंड है। तो अब यहाँ पर तो एक खेल हो गया है। क्या हो गया है कि सर आप जो बता रहे हो टाइम 0 से लेके 30 सेकेंड तो एक्सेलरेशन है, और कितना है -20 मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल स्पीड, तो उसकी वही है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन बियॉन्ड 30 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 0। उसने खुद ही बोल दिया है कि 30 सेकंड के बाद नहीं लग रही है फोर्स। ठीक है, 30 सेकंड तक ही लग रही, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए बच्चों, जर्नी के दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया ये आपका t = 0 से लेकर 30 सेकंड तक, ये हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस चलेगा x1। ठीक है, स्टार्ट करी थी इनिशियल स्पीड u से, और 30 सेकंड के एंड में उसकी कुछ स्पीड होगी v1, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है ना, तो ये भी तो बात है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और 30 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक, 30 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक, ठीक है, जो इसकी ये दूरी है, ये जो चलेगा वो होगा x2। तो अब बच्चों बात ये आती है कि ये 30 सेकंड और ये हो गए 70 सेकंड, इन दोनों के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले 30 सेकंड है एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा वाला है क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन। तो पहला वाला थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तो सब सॉल्व ही कर लोगे। तो हमें पहले x1 निकालना है। अब x1 क्या हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। ठीक है, u हो जाएगा 10 और टाइम यहाँ पर हो जाएगा 30 आपका, प्लस हाफ a हो जाएगा -20। बच्चों माइनस ज़रूर लेना, क्योंकि हम सारे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन नॉर्थ को मान रहे हैं, तो एक्सेलरेशन साउथ में नेगेटिव मानेंगे, इंटू 30²। ये बच्चों x1 की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको बच्चों सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगी आपकी, मैंने कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ जाएगी -8700 मीटर। ठीक है, अरे वो दिख भी रहा है ना, 300 है, ये 10 900 कितना हो जाएगा, 9000 - 300 कितना मीटर हो जाएगा। ठीक, तो x1 पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये वाला जो ड्यूरेशन है 30 to 100 सेकेंड, इसमें टाइम कितना है, टोटल ड्यूरेशन है 70 सेकेंड की। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो ये कांस्टेंट स्पीड मोशन तो है, लेकिन हमें ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी नहीं पता है कितनी है, क्योंकि ये तो किसी वेलोसिटी u से चलता आ रहा था, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो रही थी, तो v1 हो गए। तो v1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या है, v1 = u + at। ये लगा सकते हैं भाई, इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमें पता चल जाएगा। u कितना है 10 प्लस ये हो जाएगा -20 इंटू कितना टाइम 30 सेकंड के लिए, क्योंकि हमें 30 सेकंड के एंड में निकालना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -590 मीटर पर सेकंड। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कह दोगे सर आप समझ में आ रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, समझ में तो आ ही रहा होगा, -590 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको देख लो। अब बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपको स्पीड पता चल, वेलोसिटी पता चल गई। अब आपको सिर्फ वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा देना, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, फॉर t इज इक्वल टू 70 सेकेंड हम लोग क्या कर देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू x अपॉन टी, इसको x2 मान लो क्योंकि वो वाला x1 था, तो x2 क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी कितनी आई है आपकी माइनस का 590 इंटू 70, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 41300 मीटर। तो आपकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x1 प्लस x2, या जो पोजीशन होगी x1 है आपका माइनस का 8300, ये हो जाएगा माइनस का 41300, तो ये कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा ना ये, हाँ कितना आ जाएगा यार, ये 700 है, कितना है, हाँ सॉरी ये 700 तो ये आ जाएगा माइनस का 50,000 मीटर, या इसको अगर हम किलोमीटर में लिखें तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 50 किलोमीटर्स। तो भैया ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। कहना ये चाह रहा था बच्चों कि जब आप पहला वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट स्पीड वाला होगा, t इज इक्वल टू -5 सेकंड में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा के आप x की वैल्यू -50 मीटर आ जाएगी। दूसरे वाले पार्ट में एक्सेलरेटेड मोशन है 25 सेकंड के लिए, तो x की वैल्यू आपकी -6 किलोमीटर आ जाएगी। माइनस इसलिए आ रही है क्योंकि बॉडी आगे तो जा रही लेकिन फोर्स साउथ की तरफ लग रही थी, इसलिए वो रिटार्ड होकर पीछे चलना चालू कर दी, ठीक है। उसके बाद t इज इक्वल टू 100 सेकेंड के लिए आपका मोशन के दो पार्ट हो जाएंगे, 30 सेकेंड और 70 सेकेंड। तो 30 सेकेंड आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हमने पोजीशन निकाल ली पहले x1 -8700, फिर 30 सेकेंड से 100 सेकेंड के लिए x2 निकाल ली, और उसको निकालने के लिए पहले हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे, तो वो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हमें पता चल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस -590 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाला, x2 की वैल्यू -590 इंटू 70 करके। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आप इसको x2 -x1 भी तो लिख सकते थे। अरे बच्चों, जब हमने इनिशियल पोजीशन को ही यहाँ इसको ही हमने ज़ीरो मान लिया है इस केस में, तो इस वाले पहले के मोशन से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ पर x2 निकाल ली, x1 निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया और हमें क्या पता चल गया, पोजीशन आफ्टर 100 सेकेंड, जो कि आ रही है -50 किलोमीटर्स, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने, हाँ कह दोगे सर देख तो लिया। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि इसमें तुम दिमाग ज़्यादा लगेगा या कुछ। कॉन्सेप्ट भी देखो हम लोगों ने क्या लगाया, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसके अलावा तो और कुछ लगाया नहीं। पॉइंट ये पर है यहाँ पर, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि किस पॉइंट पे लगाना क्या है, बस इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। चलो बहुत बातें हो गई। क्या कह रहा है भाई, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो भैया एक चीज़ पहले तो ट्रक बना लो, ठीक है, पहले ट्रक बना लो, ये ट्रक बन गया, ठीक। कह रहा है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर क्या करा जा रहा है, इस पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ है और वो क्या करता है, एक पत्थर जो है फेंक देता है। फेंकता कैसे, ऐसे नीचे गिरा देता है, ऐसे क्या करता है, ऐसे नीचे गिरा देता है, ठीक है, चलते हुए ट्रक में, एक्सेलरेटेड ट्रक में, ठीक है। ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से 6 मीटर हाई। अब ऑब्वियस ही बात है, हम अभी बात कर रहे हैं ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो 6 मीटर हम ट्रक की सरफेस से ले रहे हैं, ठीक, या जहाँ से भी लो उससे कोई मतलब नहीं। मान लो ग्राउंड पे गिरा रहा है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ, कहाँ पे गिराया, कहाँ पर इसने, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग, तो ये ग्राउंड से ही गिराया है, इसने नीचे गिरा दिया होगा, मान लो ये उल्टी डायरेक्शन में बना दिया है, ये यहाँ पर खड़ा है मस्त, ठीक, और इसने ऐसे क्या करा है, इसको गिरा दिया, तो ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेलोसिटी, पहला हमें वेलोसिटी पता करनी है, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड।
तो भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा एक दिमाग ये लगाना है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जब तक वो स्टोन हाथ में है तब तक तो एक्सेलरेट वो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाथ से छोड़ दिया जाएगा तो जिस समय वो छोड़ा जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सेलरेशन की हिस्ट्री को लेके नहीं चलता है, अगर उसकी फोर्स उस पर जो है वो हटा दी जाए। तो जैसे ये जो हाथ से फोर्स लग रही तो हट गई, तो अब इस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा। लेकिन जिस पॉइंट पर वो छोड़ा गया है उस पॉइंट पे जो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसको मानो एक्स, ठीक है, इसको नीचे वाले को वाई मान लो। क्यों? क्योंकि भाई नीचे गिर रहा है तो हम इसको पॉजिटिव वाई माने ले रहे हैं, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझ गए हैं। बस क्या है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ये क्यों कहा गया है, इसका भी एक कारण है, मैं नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ। देखो बच्चों, जब ये पत्थर हाथ से फेंका जाएगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे दिखेगी ग्राउंड से, ऐसे। कह दोगे सर ऐसे कैसे दिखेगी? भैया एक बात बताओ, जब वो ट्रक जा रहा था आगे, तो जिस वक्त वो हाथ से छोड़ा गया उस वक्त भी तो उसकी कुछ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और क्योंकि वो ग्रेविटी में है तो उसकी एक वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं। तो अब हमें वी एक्स और वी वाई पता करने हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जब वो छोड़ा गया है, हमें तो t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे पता करना है। ये छोड़ा कब गया है? t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि जिस टाइम वो छोड़ा जाएगा तो जो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है जिससे वो चलता जा रहा था वो उतनी ही रहेगी, वी एक्स चेंज नहीं होगी। तो जिस पॉइंट पर, यानी कि एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड t is equal to 11 second, Vx is constant, Vx कांस्टेंट होगा जिस टाइम पे छोड़ा है और 11 सेकेंड तक, उसके बाद का हमें पता भी नहीं करना क्योंकि पूछा ही नहीं, ठीक है। तो Vx कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि हमने छोड़ दिया हाथ से। तो Vx पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कह रहा है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये ट्रक जहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे अगर हम वेलोसिटी पता कर लें एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये क्या लिख दिया मैंने, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u हो जाएगा 0 बच्चों, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 इंटू टाइम है आपका 10, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अभी पता चला कि क्या पता चला, एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल ऑलवेज भी इक्वल टू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कह दोगे ये तो हमें समझ में आ गया सर, वी वाई कैसे निकलेगा? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चों, वी वाई कितनी दूरी दे रखी है ग्राउंड से, ये देखो यार, यहाँ पर डायरेक्ट तुम टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम से भी निकाल लेंगे। तो वी एक्स पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है? वी वाई पता करनी है। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझो, वी वाई पता करने के लिए एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि जब वो छोड़ा गया है, वो छोड़ा गया है 10 सेकेंड पे, और वो कहाँ तक गया है? 11 सेकेंड तक। हमें 11 सेकेंड पे वेलोसिटी पता करनी है। तो भैया 10 सेकेंड पे जब छोड़ा गया और 11 सेकेंड तक वो कहीं नीचे आ रहा होगा, तो ये जो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, यानी कि टाइम 1 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, उतने में जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो एक वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो इसकी वेलोसिटी होगी इस ट्रैजेक्टरी पे। भाई मान लो ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जब यहाँ पर छोड़ा गया है तो ये कहीं यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर होगा, तो वी एक्स तो इसकी वही रहेगी, वी वाई यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। वी वाई ये कुछ यहाँ पर आ गई, भाई पहले तो वेलोसिटी 0 है, जब ग्रेविटी लगेगी तो नीचे आ जाएगा, तो वी वाई क्या हो जाएगी? ग्रेविटी के अंदर मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। लेकिन क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया, भाई बंदे ने जिसने छोड़ा है, वर्टिकल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में पहले उसकी 0 रही होगी, तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? u प्लस जी टी, यू वाई प्लस जी टी। यू वाई ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अब खुद सोचो ना, हाथ में ये पकड़ा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में मोशन है, वाई में कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 0। वी वाई कितना हो जाएगा? 0 प्लस जी, यानी कि उसको 10 ले लो, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू 10। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बच्चों वेलोसिटी, ये नहीं पूछा आपसे कि एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ। तो टोटल वेलोसिटी बच्चों बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रिजल्टेंट होता था कि नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू अंडर रूट 500 कितना आ जाता है, अंडर रूट 500 कितना होता है 22.4 मीटर पर सेकेंड। इसको बच्चों देखो, फिर मैं दूसरा पार्ट बताता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल है, उसमें कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों याद करो, हम लोग मोशन इन अ प्लेन जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस निगलेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, बस यही सब ट्रिक यहाँ पर लगानी है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। तो वेलोसिटी, ये जो ए वाला पार्ट था ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, वेलोसिटी तो पता कर ली हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने वी एक्स पता करा एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, वो हमें पता चल गया, और हमें पता था कि टी इज इक्वल टू 11 पर भी वी एक्स उतना ही रहेगा। फिर हमने क्या करा, ये जो 10 सेकंड से जब वो हाथ से छोड़ा गया, 10 सेकंड से 11 सेकंड के बीच में, यानी 1 सेकंड के ड्यूरेशन में जब वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इस इंस्टेंट पे जो नेट वेलोसिटी होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वो हो जाएगी 22.4 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा बच्चों पॉइंट कह रहा है कि t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे। अब कुछ बच्चे यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताओ, हालांकि मैं आंसर तो बताऊंगा ही, कि एक्सेलरेशन कितना होगा t इज इक्वल टू 11 सेकेंड में। जो दिमाग वाले बच्चे थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे चैप्टर में, वो आंसर तुरंत बता देंगे। अरे कह देंगे भैया अभी आपने कहा सर कि जब वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हाथ से छूट जाएगा तो उसके ऊपर ये ट्रक के मोशन और इसका तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है t ग्रेटर देन 10 सेकेंड पे, उस पर एक ही एक्सेलरेशन है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन ऐसे ही है, वी एक्स दे रखा हो वाई निकालना हो, वाई दे रखा हो एक्स निकालो, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है आपको। ये 5.12 12th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात कर लेता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, हम लोगों ने इतना पढ़ा, आप लोगों को मैं यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो डाल रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर एक चैप्टर में आपने 40 लेक्चर आप डाल दे रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक लेक्चर की ड्यूरेशन इस बार मैंने थोड़ी कम करी है। जैसे कोई 40 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का है, कोई 20 मिनट्स का भी है। पहले जैसे मैं 1-1.5 घंटे का लगातार डाल देता था ताकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रह जाता, फिर वो पढ़ते नहीं है। अब बात यह आती है कि पढ़ तो आपने सब लिया है, फिर यहाँ पर क्या आती है, आपस में ही ये चलने लगता है कि क्योंकि एक बच्चा, जनरली ये कोचिंग्स का पैटर्न होता है कि एक बच्चा अच्छा है, अबव एवरेज है तो वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, एक जो बिलो एवरेज है वो कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। ऐसा बच्चों एवरेज, बिलो एवरेज या टैलेंटेड बच्चों मैं इसमें 0% बिलीव भी नहीं करता हूँ। बात समझ रहे हो, मतलब मेरा इसमें अबव एवरेज या मेंटल लेवल पे कोई मेरा बच्चों बिलीव नहीं। बस फ़र्क यहाँ पर इतना है कि जो बिलो एवरेज बंदा है वो जिन कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है उस पर वो टाइम नहीं दे रहा है, बस ये है, उसको आलस सवार है। जिस दिन हर क्लास का हर बच्चा उतना ही दिमाग लगाने लगेगा फ्रॉम द बिगिनिंग जहाँ से उसको पढ़ना चाहिए, कोई एबो बिलो एवरेज ये सब कुछ नहीं रह जाएगा बच्चों, पहली चीज़। अब दिक्कत कहाँ से आती है, ये जो बिलो एवरेज बच्चे बोले जाते हैं, मुझे बुरा ये लगता है इनको बच्चों पहले से ही, ये बच्चे जो होते हैं जैसे मान लो जब बेसिक लेवल 6-7 में पढ़ रहे होते हैं, वो तभी से पढ़ाई पे उतना उनका ध्यान रहता नहीं, तो उनके बेस के कॉन्सेप्ट हिले होते हैं। अब वो जैसे ही इन सब लेवल पे पहुंचते हैं, इंटर क्योंकि बेस ही हिला हुआ है, तो वो जब पढ़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो इसका दिमाग ही नहीं चलता है। बच्चों उनका दिमाग सब उतना ही चल रहा है जितना तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी उनकी भी उतनी ही है, बस क्या है उन्होंने उन चीज़ों पर शुरुआत से ही टाइम नहीं दिया। तो इस भूल में तो रहना ही मत कि ये बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, ठीक है। चलो ये सब बहुत ज्ञान की बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम बाय अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन। पेंडुलम है बच्चों, सिंपल सी भाषा में ये समझो, ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये 2 मीटर लंबी केबल पे लटक रहा है, इसका मास भी दे रखा है, ये सब कुछ 0.1 kg। The speed of the bob at its mean position is 1 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि भाई मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पर वो रेस्ट पे या हमको लगता है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। ये सब हम लोग सिंपल पेंडुलम ये सब ऑसिलेशन पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे। ये इसकी मीन पोजीशन है। और ये कहाँ जाएगा, ये कभी ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह हिलेगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं कि वो पहले इधर गया था और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन पे होता है तो वो या तो आगे जा रहा होगा, आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, या पीछे जाने की, किसी भी डायरेक्शन में। ये अभी नहीं दे रखा है, वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, चाहे इधर से इधर जाए या उधर से इधर है। ठीक। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज, मतलब ट्रेजेक्ट्री बतानी है जब इसकी ये जो स्ट्रिंग है इसको काट दिए जाए। लेकिन दो केसेस है। पहला कब काटा जा रहा है उसको, एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों ध्यान से समझना, जब ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन किस डायरेक्शन में, अगर इसको x मान रहे हो तो ये 0 हो जाती। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब इधर उधर तो जाएगा नहीं। और अगर आपने इस स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐसे कट कर दिया तो क्या होगा, वो वहीं का वहीं नीचे गिर जाएगा। तो पहला वाले पार्ट में जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी कि नहीं, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री होगी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, और स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री होगी क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, ग्रेविटी तो अभी भी है और कुछ नहीं। दूसरा वाला जो बच्चों यहाँ पर है, कह रहा है कि जब उसकी स्ट्रिंग को मीन पोजीशन पे कट करा जा रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ग्रेविटी तो अभी भी जी लगी हुई है। ठीक है। जब मीन पोजीशन पे उसको कट कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान से देखना, उसके पास एक वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड तो है ही, साथ में ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो नेट वेलोसिटी होगी उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, और ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्टाइल का आधा पाथ है। ये देखो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती थी, इसको अगर कंसिडर करो तो ये देखो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है कि नहीं है, ग्रेविटी ही तो लग रही है, तो ये ग्रेविटी है, ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से वो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। ठीक है, पैराबोलिक। तो इसका ट्रेजेक्ट्री का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। तो दोनों आपको आंसर मिल गया। ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पर काटेंगे तो आगे चली, अरे कैसे चली जाएगी, तुम खुद दिमाग से सोचो। ये सब जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, जब वो ऐसे करके वो जो स्टोन पे ऐसे ऐसे घुमा कर थ्रेड से ऐसे फेंकते हैं तो किस पॉइंट पे फेंकेंगे कि वो ज़्यादा दूर जाए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर गिराओगे तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर काटोगे तो आगे भी जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। यहाँ पर काट दोगे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है नहीं, डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, देख लो इसको। कहोगे सर ये तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं यार, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है, 5.14। अब यहाँ पर ये दिमाग मत लगाना सर आपने 5.14 बोल दिया, आपको तो मैथ भी नहीं आती। अरे 14th एग्जाम्पल है, ये चैप्टर 5 है। ठीक है। फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। मास कितना दे रखा है भैया, 4 kg दे रखा है। ठीक है। What is the force, पहला क्या निकालना है हमें, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t इज लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 0। तो भैया यहाँ पर जरा ग्राफ पे ध्यान देंगे हम लोग, t लेस देन 0 t ग्रेटर देन 4 सेकेंड पे। तो भैया लेस देन 0 पर उसकी पोजीशन 0 बनी हुई है, सेम पोजीशन पे है, और 0 है पोजीशन, तो इसका मतलब है लेस देन 0 पे फोर्स कितनी होगी, 0। भैया रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 होगी वो। ठीक है। और t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ये देखो 4 सेकेंड के बाद की जो पोजीशन उसमें भी वो 3 मीटर अपनी पोजीशन पे बरकरार है, ना वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर भी फोर्स 0 हो जाएगी। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा भाई, वो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, रेस्ट पर है, 3 मीटर पे बना हुआ है। ठीक। तो ये तो आंसर तुरंत निकला है आपका। बी वाला क्या कह रहा है, बी कह रहा है इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहले t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इम्पल्स हम लोग निकालते हैं। इम्पल्स याद होगा बच्चों क्या होता था, इम्पल्स होती थी फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या चेंज इन मोमेंटम, m इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी, याद आ रहा है कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है आपका
पार्टिकल का, उसका मास तो 4 kg बना हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमें t इज इक्वल टू 0 पे। अब t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों इस ग्राफ के दो पार्ट हैं, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो भैया जीरो से पहले t लेस देन 0 पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे बना हुआ है। लेकिन जैसे ही 0 उसी इंस्टेंट पे थोड़ा आगे बढ़ोगे, मतलब मान के चलो 0.000001 सेकेंड, तब उसमें वेलोसिटी आ गई, यानी उस छोटे से टाइम इंटरवल में उसके ऊपर एक इंपल्स लगा और उसने वेलोसिटी दे दी इसको, ठीक है, इसका मोमेंटम चेंज कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मोशन दे दी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे सिंपली रेस्ट पे, कोई पीछे से आके धक्का दे दे, तो उस शॉर्टेस्ट टाइम में मेरी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी। और वेलोसिटी कैसे निकालते हो बच्चों, याद होगा, वेलोसिटी अगर किसी पोजिशन टाइम ग्राफ में निकालनी हो तो वो होती थी dx/dt या स्लोप ऑफ द कर्व। अब भैया एक चीज़ देखो, यहाँ पर 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 3/4 हो जाएगी कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी 0 से पहले तो हो गई इतनी, और t इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ, क्या लिखूँगा, t की वैल्यू जब 0 से 4 के बीच में है, यानी 4 सेकंड के बीच में, तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कितनी बनी हुई है 3/4, ठीक है, यानी 0 से 4 में वेलोसिटी तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगी t इज इक्वल टू 0 पे, वो कितनी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 3/4, तो हमें जो है इम्पल्स निकालनी है, इम्पल्स हो जाएगी m vf माइनस vi। तो मास कितना है बच्चों, मास अभी हम लोगों ने देखा 4 kg, तो ये हो जाएगा 4, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 3/4 माइनस 0, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों ही एक ही बात, ठीक है, इसको देख लो एक बार। ये बस ध्यान रखना, इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे, उससे पहले वाले पे वेलोसिटी 0, उससे बाद वाले पे कितनी है 3/4, और उसी तरह बच्चों अगर 4 वाले इंस्टेंट पे देखें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, देखो इनिशियल वेलोसिटी उससे पहले के टाइम में वो 3/4 है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो भैया 0 है, क्योंकि वो फिर आकर रुक गया है, देखो 3 मीटर पर रुका हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले वाले इंस्टेंट पे तो निकाल ली, दूसरे वाले में क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी है 3/4, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है 0, तो इम्पल्स हो जाएगी मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा 4, फाइनल हो जाएगी 0 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगी बच्चों -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भैया t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे थी, पार्टिकल रेस्ट पे था, उस पर एक इम्पल्स लगती है और वो उसको वेलोसिटी दे देती है। t इज इक्वल टू 4 पर उस पर एक इम्पल्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक +3 आ रहा है एक माइनस, जो कि उसकी वेलोसिटी को अगेन 0 कर देती है, ठीक है कि नहीं, समझ गए, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, कहोगे सर बिल्कुल था। एक बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम लोग लगातार क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग समझ जाएं कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है 5.19 एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास, क्या कह रहा है भैया, एक ये गन है, ठीक है, भले लग ना रही हो, गन है, ठीक है, उससे एक बुलेट फायर होती है या शेल फायर होता है, ठीक है, शेल, और इसका मास कितना है 0.02 kg, यानी मास ऑफ बुलेट दे रखा है 0.02 kg, ठीक, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास, और गन का मास कितना दे रखा है 100 kg, ठीक है। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड मैंने बच्चों आपको बताई थी, मजल स्पीड होता है कि जिस स्पीड से ये जो बैरल है गन की, इस बैरल से बुलेट कितनी तेजी से निकल रही है, एग्जिट पे कितनी तेजी से, यानी स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द बैरल, या ये जो मजल है
इसके रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड है। अब क्योंकि यहाँ पर तो हाथ से रेस्ट पे चलाई गई है तो ये इसकी स्पीड कह लो या मजल स्पीड कह लो बराबर ही है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर बुलेट की स्पीड कितनी दे रखी है, बुलेट की स्पीड दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, मतलब जिस स्पीड से गन पीछे जाएगी। और जो आपको रिकॉइल मिलेगा, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ाया था, फोर्स आगे लग रही है तो नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम आगे जा रहा है तो पीछे भी जाएगा तो रिकॉइल होगा। तो हमें गन की जो है रिकॉइल स्पीड पता करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या है कि ये अगर एक पूरा सिस्टम माना जाए तो नेट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 था, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ये कितना था 0। और कह दोगे सर 0 हो गई, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये नेट फोर्स तो इस पर 0 है ना, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रही, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0। और फाइनल मोमेंटम होगा क्या बच्चों, देखो ये वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये वेलोसिटी इधर पीछे की तरफ तो ये निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्रैकेट में माइनस का मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी। अब कह दोगे सर ये सब क्या है माइनस, अरे भाई दिमाग लगाओ थोड़ा, वेलोसिटी अगर इसकी इस डायरेक्शन में तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगी mb/vb इज इक्वल टू mg/vg। कुछ किताबों में नहीं, मैक्सिमम किताबों में बच्चों ये कहानी नहीं बताते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे, स्मॉल mb इज इक्वल टू कैपिटल MB। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने ये समझाया कि आया कैसे, ठीक है। ये मैं बता भी चुका हूँ एक बार जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझे। तो इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है सारी, ये सारी वैल्यू आपको दे ही रखी है। मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, पॉइंट कितना दे रखा है 0.02, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 80, 0.02 इंटू 80 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन इंटू मास कितना दे रखा है 100। तो ये बच्चों पता है कितना आ जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड, या इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो कितनी कम वेलोसिटी है, बुलेट की स्पीड है 80, इसकी कितनी है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसका ज़्यादा मास। देखो बुलेट का मास कितना है 0.02, यानी कि 20 ग्राम की बुलेट है, और इसका कितना 100, कितना है 100 kg दे रखा है, ठीक है। जो गन है वो 100 kg की, इसीलिए तो स्पीड बुलेट को ज़्यादा मिलती है। अब मान लो आपकी गन भी इतनी बड़ी हो, बुलेट भी इतनी, तो आपके हाथ पे उतना झटका आएगा जितना बुलेट पे, तो आप आगे वाला भी घायल होगा, आप भी घायल हो जाओ, ठीक है। देखो अच्छा इसको, ठीक है। एक दो बच्चा क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो जल्दी, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पॉज करके पढ़ा करो थोड़ा। ये एक्सरसाइज का 5.32 है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, और यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि पुली का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg इज रेज्ड बाय अ 50 kg मैन इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर। भैया ये 25 kg की ब्लॉक है, इसको एक आदमी क्या कर रहा है, 2 तरीकों से उठा रहा है। एक तो वो डायरेक्ट उसको खींच रहा है, ये जहाँ पर खड़ा हुआ है ये डायरेक्टली इसको खींच। अच्छा बच्चों, ये सेम क्वेश्चन HC वर्मा सर की बुक में भी दे रखा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे बोला गया है कि एक पहाड़ की क्लिफ पर है, मतलब एक मान लो ऐसे पहाड़ है और उसकी क्लिफ पर ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। कह दोगे सर कैसे, वो अभी समझाऊंगा मैं। सेम ही है, यहाँ पर खड़ा हुआ है तो एक तो उसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे खींच रहा है, दूसरे केस में क्या कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाता है और ये रोप को ले जाता है एक पुली से और पुली को खींचता है। तो क्वेश्चन बस यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया ये जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे वो खड़ा है, ये जो क्लिफ है जिस पे वो खड़ा है, उसकी एक क्षमता दे रखी है। क्या दे रखी है, व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द 2 केसेस, ठीक है। कुल मिला के ये जो आदमी इसके ऊपर टोटल
फोर्स लगा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे वो कितनी है दोनों केसेस में ये बतानी है। इफ़ द फ्लोर यील्ड्स टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, मतलब कह रहा है कि ये जो आपकी फ्लोर है ये 700 न्यूटन का अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं या इससे ज़्यादा का लगाते हैं तो ये यील्ड हो जाती है। यील्ड का मतलब ये डिफॉर्म हो जाएगी, या सिंपल भाषा में कह दे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बंदा गिर जाएगा नीचे, ठीक है। विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विथआउट फ्लोर यील्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोड उसको यूज़ करना चाहिए कि वो फ्लोर आपकी टूटे नहीं, ठीक है, और वो बंदा बच जाए, ठीक है, दिमाग लगाना। अब देखो पुली सिस्टम का कितना बढ़िया यूज़ है। तो जो पहला वाला बच्चों केस है हम लोग पहले उसी को समझते हैं। पहले वाले केस में बच्चों एक बात बताओ, जब ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बंदा एकदम किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, किनारे पे खड़ा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है इस फ्लोर पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, एक तो इस बंदे का वेट लगेगा, mg लगेगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और क्या लगेगा, ये बंदा क्या कर रहा है, ये जो आपका ये ब्लॉक है 25 kg का, तो 25 kg का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अगर हम इसका वेट निकालें तो क्या हो जाएगा 25 × 10, तो ये आ जाएगा 250। ये बच्चों अपने आप सॉल्व कर लेना, तो इसका जो वेट होगा वो हो जाएगा 250 न्यूटन, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और ऑब्वियस सी बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसमें टेंशन कितना होगा, T इस तरीके से होगा। और हमें भी पता है कि क्योंकि सिर्फ 25 kg का इस पे वेट लटक रहा है, एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा, बस वो उठा रहा है, तो ये जो T की वैल्यू होगी इस केस में अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करके समझाना चाहूँ तो T की वैल्यू नीचे वाले के केस में अगर मैं इतने को कंसीडर करूँ तो 250 न्यूटन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कह दोगे सर बिल्कुल, ये तो आप बता चुके हो, पहले भी सॉल्व करा था। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये आदमी जो है फोर्स पे कौन, ये जो फ्लोर है इस पर कौन कौन सी फोर्स लगाएगा, एक तो ये फोर्स लग रही है 250 न्यूटन की, लग रही है कि नहीं, देखो इसको कट करा तो रस्सी की वजह से, भाई ऑब्वियस सी बात है एक आदमी तो वेट डाल ही रहा है, प्लस 25 kg भी तो इस फ्लोर पे वेट डाल रहा है अपना, थ्रो द रोप, तो वो टेंशन आ गया 250 न्यूटन, क्योंकि टेंशन की वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन। और इस आदमी का वेट ऑफ मैन मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ 25 कितना है, नहीं वेट ऑफ मैन है 50, तो हो जाएगा 50 × 100 तो हो जाएगा 500 न्यूटन। तो पहले वाले केस में बच्चों जो फोर्स लगेगी नॉर्मल फोर्स किस पर, फ्लोर पे, मैं इसको n से डिनोट कर दे रहा हूँ, या आप कहोगे सर n मत दिखाओ क्योंकि n का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इसको बच्चों मैं f से ही डिनोट कर देता हूँ। तो f कितनी हो जाएगी बच्चों, नॉर्मल फोर्स, ये हो जाएगी 500 + 250, तो ये हो जाएगी टोटल 750 न्यूटन। कहोगे सर ये तो टूट जाएगा, हाँ बच्चों, अगर पहले वाले केस में उसने ऐसे उठाने की कोशिश करी जैसे वो उठा रहा है तो ये बंदा नीचे गिर जाएगा, एक क्लिफ इसकी टूट जाएगी, ठीक है, यील्ड कर जाएगी, क्योंकि F की वैल्यू 700 से ज़्यादा है, जितनी इसकी झेलने की कैपेसिटी है फ्लोर की 700 न्यूटन उससे ज़्यादा है, तो पहले वाले केस में तो यील्ड कर जाएगी। तो ये तो हमें मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। दूसरा वाला मेथड देखते हैं क्या है, उसने पुली के ऊपर रस्सी लगा दी है मस्त और फिर उससे खींच रहा है। तो पहला वाला में क्या है, यील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा वाला केस बहुत अच्छा है। दूसरे वाले केस में उसने दिमाग लगाया, थोड़ी फिजिक्स लगाई, उसने कहा कि भैया टेंशन तो हमारा 250 न्यूटन हमेशा रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में भी बच्चों वेट तो इसका 250 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा ही, तो टेंशन जो T है वो तो 250 इसमें भी है, तो अब इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो जो 25 kg उठाना है वो उठाना ही है। एक काम ये ना कर दें कि अगर हम ऐसे पुली से लेके जाएं और इसको खींचें, ठीक है, इसको खींचें, तो बच्चों होगा क्या कि टेंशन का अगर डायरेक्शन दिखाओगे तो यहाँ पर ऐसे दिखाओगे, यहाँ पर ऐसे दिखाओगे। अब देखो ये बंदा नीचे से ना ऐसे खींचकर ऐसे खींच रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पुली ने क्या करा, इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये कैसा बनेगा, एक तो इस बंदे का वेट 500 न्यूटन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल, और इस पॉइंट पे ये टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, देखो यहाँ से कट करो टेंशन ऊपर की तरफ दिखेगा कि नहीं, और टेंशन की वैल्यू कितनी है बच्चों 250 न्यूटन है कि नहीं। तो इस केस में जो फोर्स है, फोर्स F वो कितनी होगी, ग्राउंड पर 500 नीचे की तरफ, ठीक है, और ये 250 ऊपर की तरफ, तो माइनस का 250,
ये कितना हो जाएगा 250 न्यूटन। अब देखो बच्चों कितना अच्छा है, इस बंदे को मेहनत भी अब कम करनी पड़ रही है। पहले वाले केस में उसको पूरा कितना लगाना, 250 न्यूटन लगाना तो अभी भी इसको 250 न्यूटन पड़ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये फ्लोर जो है ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 700 न्यूटन से लेस। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे, ना कि पहले वाला मेथड। इसमें क्या होगा, यील्डिंग नहीं होगी, नो यील्डिंग। ठीक है, तो हमें नॉर्मल फोर्स भी पता चल गया। पहले वाले केस में नॉर्मल फोर्स आ रहा है 750 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपका। और दूसरे वाले केस में आपका आंसर कितना है 250 न्यूटन। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक बच्चों ये बंदर वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का 33rd क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप, फिगर दे रखा है। ठीक है, विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। मतलब कह रहा है कि भैया ये जो रोप है, रोप ये 600 टेंशन इसकी कैपेसिटी है, मतलब 600 न्यूटन से ज़्यादा का अगर इस पर टेंशन जनरेट हुआ तो ये टूट जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक, द मंकी। पहला क्या है, पहला है क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला ही सॉल्व करके देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो बच्चों जरा यहाँ पर दिमाग लगाना है, क्या लगाएंगे, अगर मैं इसमें टेंशन दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे ही दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। तो मंकी का अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊँ क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ये तो रोप है, तो रोप पे टेंशन ऐसे टी लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका वेट बंदर का किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और ये कितना है 40 kg का है, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। जी की वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें न्यूटन का क्या है, सेकेंड लॉ लगाना है। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, टी माइनस 400 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 40 इंटू ए। और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 40 इंटू 6, तो हो जाएगा टी माइनस 400। टी की वैल्यू आ जाएगी 640 न्यूटन, जो कि 600 से ज़्यादा है। मतलब ये जो रोप टेंशन बियर कर सकती है 600 न्यूटन, उससे ज़्यादा है, यानी कि ब्रेक हो जाएगी भैया। ठीक है, टूट जाएगी रोप आपकी, क्योंकि अगर इतनी तेज़ी से बंदर ऊपर चढ़ा तो 640 न्यूटन का फोर्स लगेगा, टेंशन आएगा जो कि 600 से ज़्यादा है, वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड उसका। अब सेम क्वेश्चन है, बस क्या कह रहा है, देखो फोर्सेस का डायरेक्शन फिर से दिखा देते हैं। तो भैया टेंशन तो वैसे ही लगेगा, ठीक है, टेंशन तो वैसे ही लगेगा। इसका वेट नीचे की तरफ कितना है 400 न्यूटन, टेंशन ऊपर की तरफ टी 40 kg। अब लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी 400 न्यूटन, जो कि उसका वेट है, माइनस का टी, क्योंकि टी ऊपर की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू मास 40 इंटू एक्सेलरेशन 4। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 240। इसकी वैल्यू 600 से कम है, इसलिए ब्रेक नहीं होगी, नो ब्रेकिंग। ठीक है, विल नॉट ब्रेक, अच्छी अंग्रेजी लिखना। ठीक है, यहाँ पर इसे लिख देना, रोप विल नॉट ब्रेक। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है भैया, फिर क्या कह रहा है, तीसरा वाला केस क्या है, क्लाइम्स अप विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया भैया कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर इस केस में, सी वाले केस में अगर मैं बनाऊं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा बच्चों, ये बंदर बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, इसमें टी लगेगा और एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसका वेट बस 400 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर टेंशन सिर्फ वेट के बराबर होगा 400 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विल नॉट ब्रेक, क्योंकि 600 से कम है ये भी। ठीक है, और फिर डी वाला पार्ट क्या है, कह रहा है, डी वाला कह रहा है फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो इसमें तो बच्चों टेंशन ही जीरो हो जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, फ्रीली गिरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीली गिरने के लिए रस्सी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल उसने छोड़ ही दिया है रस्सी, तभी तो फ्रीली गिरेगा अपने वेट की तरह।
तो फ्रीली गिरेगा तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टेंशन 0 हो गया तब भी विल नॉट ब्रेक। बस आंसर हो गया। तो पहला वाला जो केस था जिसमें एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, बस उसमें ब्रेक होगी, बाकी किसी भी केस में ब्रेक नहीं होगी। हो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी के मुझे जो लग रहा था क्वेश्चन आपको समझने चाहिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो मैंने आपको लगवा दिए हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग HC वर्मा सर की बुक के कुछ 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों हुआ ये है इस बार लेक्चर में, एक चीज़ अच्छी हुई है इस बार के चैप्टर में कि हम लोगों ने इतने सारे केसेस चैप्टर के दौरान ही पढ़ लिए थे, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कि अब जो भी बुक आप उठाओगे उनके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगेगा ऐसा तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो HC वर्मा सर की बुक के भी मैक्सिमम क्वेश्चन उस टाइप के हम लोगों ने पुलिस सिस्टम ये सब जितना पढ़ा था उसमें कर लिए थे। मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जस्ट फॉर हैविंग द कॉन्फिडेंस कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।